ट्रंप के राष्ट्रपति बनने, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के टैरिफ और रूस से व्यापार पर अमेरिकी यूरोपीय प्रतिबंधों के बीच भारत का डिप्लोमैटिक कौशल विश्व के जियोपॉलिटिकल कैनवस में किस तरह से परिवर्तन ला रहा है और अगले साल 6 महीनों में विश्व में कैसा रीसेट होगा। इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की राजनीतिक विश्लेषक श्री रजनीकांत वशिष्ठ से बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। हम आज हमारे वरिष्ठ स्तंभकार और विशेषज्ञ श्री रजनीकांत वशिष्ठ जी के पास हैं। उनसे यह डिस्कस करने के लिए कि विश्व में जितनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के पीछे उत्प्रेरक क्या है और वो अपनी नज़र में आगे आने वाले दिनों को कैसे देखते हैं, विश्व का अगला स्वरूप क्या होगा। अभी तक दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय व्यवस्था हुई, फिर उसमें चीन का उदय हुआ, चीन ने फिर उसको दो ध्रुवीय व्यवस्था में बदल दिया। फिर भारत की भी चर्चा इधर होने लगी कि भारत से ही आवाज़ें उठने लगी मल्टीपोलर वर्ल्ड की, बहुध्रुवीय व्यवस्था की। रूस पुरानी व्यवस्था में रूस दूसरा ध्रुव था, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण अमेरिका के सामने वो दब सा गया था। लेकिन यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से उसने विजय हासिल करना शुरू किया है, उससे वह एक बार फिर से एक पुराने रूप में आ चुका है। तो अमेरिका, रूस, चीन और एक चौथा कोण भारत का भी बन रहा है। तो हम इस संबंध में वशिष्ठ जी से बात करेंगे। वशिष्ठ जी हमको बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या भारत अपनी इस प्रगति को जारी रखेगा और अपना स्थान और मजबूत कर सकेगा, जबकि वह संयुक्त राष्ट्र में की सुरक्षा परिषद में अभी स्थायी सदस्यता का हकदार नहीं बन पाया है। नमस्कार सर। नमस्कार। गर्ग साहब, आपने जो उधर ही सवाल उठाया है जी कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हो रहा है जी, इसमें कोई शक नहीं सर। दिख तो रहा है कि कुछ रिसेट चल रहा है। परिस्थितियां काफ़ी तेजी से बदल रही हैं जी। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बदली भी नहीं है। अमेरिका आज भी इस मुहिम में लगा हुआ है कि पूरी दुनिया उसको सबसे ताकतवर माने। वो तो ये मान के चल रहा था यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई। उसके आचरण, ट्रंप के आचरण से भी लग रहा है कि अभी भी वो अपने को यूनिपोलर मान सबको डिक्टेशन दे रहा। तुम वहां से तेल मत खरीदो, तुम वहां से वो मत करो, तुम यहाँ व्यापार मत करो, या जो है वो ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा, कनाडा जो है एक प्रांत हो जाएगा अमेरिका का, या जो है वो जो क्या कहते हैं नहर है, सुएज नहर, वो पनामा नहर को जो है वो ये मान के चल रहा है कि यूएस कैनाल हो जाए। तो मतलब एक विस्तारवाद की जो जिस तरह से वो ये चलाना चाह रहा है अपनी चाल, तो ऐसा लगता है कि वो कोशिश में है कि वो यूनिपोलर बना रहे और वर्ल्ड और वो सबसे ताकतवर देश दुनिया का बना रहे जी। लेकिन अब उसके लिए मुश्किल ये है कि उसने एक नया समीकरण स्थापित करने की कोशिश की कि शुरू में तो वो चाहता था कि भारत उसके साथ रहे, लेकिन भारत मतलब यूँ समझिए गर्ग साहब कि कोई भी देश तभी ताकतवर बन सकता है जब पहली बात वो अपनी शक्ति को पहचाने कि उसके पास ताकत क्या है। दूसरी बात यह है कि वो अपने देश के हित को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़े कि हमारे देश के लिए जो सही है भाई वो हम करेंगे। अगर सारी दुनिया एक बाजार है और अब ग्लोबल वर्ल्ड है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, तो फिर जो है जो भारत के लिए या भारतवासियों के लिए जो बेहतर है उस दिशा में हम काम करेंगे जी। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। आज भारत की ताकत क्या है? भारत की ताकत है 140 करोड़ आबादी जो बहुत बेहतरीन किस्म के उपभोक्ता हैं। अब वो चाहे अमेरिका हो या पश्चिमी देश, ये सारे जो हैं वो क्या कहते हैं निर्माता हैं। भारत निर्माता बनने में पीछे रह गया पिछले 74 सालों में, 75 साल। भारत ने कुछ बनाया नहीं। यहाँ तक भी कहा जाता था कि हम एक सुई तक नहीं बनाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है।
आज भारत तो हम डिफेंस आज हम सेक्टर में एक्सपोर्टर, बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं। जिन गोली बारूद और जो बंदूकें जिनको खरीदने के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते थे, आज वो हम खुद बेच रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, और उसकी डिमांड है। भारत पाकिस्तान के युद्ध का जो भी नतीजा रहा हो, सारी दुनिया ने ये तो देख लिया कि भारत के हथियार कितने ताकतवर हैं, और जाहिर सी बात है कि वो लाइन लग गई उन हथियारों को खरीदने के लिए। ब्रह्मोस के लिए तो लाइन लग गई। और इससे क्या हुआ कि जो भारत का जो व्यापार संतुलन था, कि आमतौर पर वो जो है ज्यादा पैसे खर्च करता था खरीदने में, और कम पैसे कमा पाता था दूसरों को बेच के। बिल्कुल सही बात। अब वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बेटर हुआ है, इंडिया बेटर होता ही जाएगा, बेटर होता जाएगा। अब रही बात वर्ल्ड ऑर्डर के रिसेट होने की, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, या जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ जी, कि चाहे जो भी हो, पड़ोसी आपका स्वाभाविक मित्र होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पड़ोसी स्वाभाविक मित्र होता है, और इस बात को मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी साधने की कोशिश की, और अब चीन को साध रहे हैं। रूस भी हमारा पड़ोसी है, यस। और अफगानिस्तान को साधे ही हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 1971 के युद्ध में भी जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को एक तरह से तोड़ के अलग कर दिया, उस समय भी रूस जो है वो पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा रहा। अमेरिका ने तो बल्कि अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था डराने के लिए भारत के खिलाफ भेजा था। तो वो तब भी हमारा स्वाभाविक मित्र नहीं था, वो एक बनिए जैसा था, और आज भी वो हमारा ऐसा लगता है कि स्वाभाविक मित्र नहीं है। तो अगर कूटने की दृष्टि से देखा जाए तो भारत को अपने संबंध रूस से, जिससे सालों पुराने अच्छे संबंध हैं, उनको बरकरार रखना है। कूटने की जहां तक सवाल, जो जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी और या NSA डोभाल साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, तो वो कुल मिला के ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रूस से हमारे संबंध है उनमें जरा से भी दरार नहीं आने पाए। और दूसरी बात यह है कि चीन, ये पूरी दुनिया में अगर सभ्यताओं की बात करें, आज के समय में बहुत सारी सभ्यताएं गायब हो गई। दो ही प्राचीन सभ्यताएं हैं, चीन और एक भारत। और एक और गर्सा बड़ी दिलचस्प अभी रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट सामने आई है कि 300 BC बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले ग्रीस में जो सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पर कृष्ण बलराम इनके चित्र बने हुए थे। यानी कि भारत का जो प्रभाव था वो ग्रीक सभ्यता पर भी था। बिल्कुल रहा होगा। तो भारत और चीन, ये दोनों ही सभ्यताएं आज की तारीख में अपने आप को जिंदा रख पाई हैं। बाकी सभ्यताएं काल कवलित हो गई। और भारत और चीन का व्यापार आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ये सिल्क रूट वहीं से तो आया है। सिल्क हजारों साल पुराना है, बिल्कुल हजारों साल पुराना है। और वो ठीक है, वो रास्ते उस समय के पैदल के रास्ते थे, लेकिन उसके बाद दूसरी बात, जो मार्शल आर्ट्स हैं, वो मार्शल आर्ट्स हमारे भारत से, तमिलनाडु केरला से गई हैं। गुरु यहीं के हैं, इन्होंने ही जाके वहां सिखाया चाइनीज को। एक्सक्यूज मी। तो भारत और चीन के संबंधों में ये चीन की थोड़ी सी गलती, या भारत के लोगों की भी गलती रही। चीन की गलती थी। चीन की मजबूरी भी यह है कि चीन की आबादी दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा थी। हो सकता है थोड़े समय में भारत की आबादी चीन को पार कर जाए, लेकिन चीन की आबादी सबसे ज्यादा थी। तो उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इतनी ज्यादा बड़ी आबादी को खिलाने पिलाने के लिए क्या उसके पास संसाधन प्रॉपर हैं। तो उसने टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत कुछ अपना उत्पादन बढ़ाया, बहुत कुछ संभाला, लेकिन कोशिश यह रहती थी कि कहीं से थोड़ा सा हिस्सा और जमीन का मिल जाए तो मैं कब्जा कर लूँ। तो इन्हें चीन जो है वो दोहरी नीति अपनाता था, और उनके बहुत बड़े माने युद्ध शास्त्री हुए हैं लूशुन। वो लूशुन कहते थे कि सबसे अच्छा युद्ध वो है जो बिना लड़े जीत लिया जाए। तो कुछ समय के लिए वो आगे बढ़ते थे और वो कब्जा भी करते थे, और कब्जा करने के साथ साथ वो दूसरा दोहरा रवैया ये अपनाए रखते थे कि हम तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए भी जो है वो शायद नेहरू जी के प्रेम के कारण या किन कारणों से मैं आलोचना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि नेहरू जी के बाद के जो शासक भारत में आए
उन्होंने जो परिस्थितियां थी उनके हिसाब से काम किया, हो सकता है नहीं, वो बॉर्डर पे जो एग्रेशन हुआ और जो उन्होंने सड़क बना के फिर कब्जा करना शुरू किया, एक डिस्ट्रेस पैदा हुआ, युद्ध भी हो गया, तो एक फिर हाँ हो ही गया, तो परिस्थितियां बिगड़ गई जी। उन बिगड़ती हुई परिस्थितियों को मोदी जी ने बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम इनसे अनंत काल तक लड़ते नहीं रह सकते। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को तो एक तरह से भारत का ही हिस्सा माना जाएगा, और ये अच्छे से समझ में आ गया कि वो मोदी जी कह ही चुके हैं कि हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेंगे नहीं है, और जब जरा सा तुम सिर उठाओगे तो तोड़ देंगे सिर को, तो हम कुचल देंगे तुम्हें। अगर तुम अमेरिका से, अच्छा अमेरिका बड़ा होशियार है, अमेरिका क्या चाहता है कि वो किसी तरह से उसको बलूचिस्तान का वो हिस्सा मिल जाए जहाँ रेयर अर्थ मटेरियल्स भी हैं और पेट्रोल गैस भी शायद है जी, तो वो ये करना चाहता है। अब देखिए अमेरिका कितना होशियार है। अमेरिका ये होशियार है कि पुतिन से तो कह रहा है कि युद्ध रोको, लेकिन जेलेंस्की के ऊपर दबाव बना रहा है कि तुम जो है युद्ध रोको, लेकिन पुतिन के साथ ये समझौता भी कर रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो हिस्सा रूस ने कब्जा कर लिया है तुम्हारा हो गया, नहीं, जो हिस्सा रूस ने कब्जा कर लिया है क्रीमिया, साउथ मतलब जो काला सी, ब्लैक सी के जो में एक छोटा सा जलडमरू मध्य है, वहां से लेकर के और नॉर्थ तक डोनेट्स्क तक वो वहां तक जो है आधा हिस्सा अमेरिका ले जाए, आधा हम रख ले, और बाकी में तुम काम चला लो अपना। ये बात है। अच्छा, यूरोपियंस माने यूरोपीय देश और यूरोपियन यूनियन के जो नेता अभी रिसेंटली अमेरिका गए थे, उनकी क्या कदर हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो नौकर हो अमेरिका के। उनको बातचीत में शामिल तक नहीं किया, उनसे कहा कि दूसरे कमरे में तुम लोग बैठे रहो। तो अमेरिका भी बहुत होशियार है, वो कोशिश कर रहा है कि उसकी जो है बची रहे। दूसरा भारत पर उसने टैरिफ लगा की धमकी तो दे दी। धमकी इस बात की दे दी कि वो कि जो है आप अगर रूस से तेल खरीदोगे तो जो है मैं 25% आपके ऊपर मैं पेनल्टी लगा दूंगा। लेकिन सवाल जब ये उठने शुरू हुए कि आप भी तो रूस से माल खरीद रहे हो, मॉरल ग्राउंड कमजोर कर दिया उसका, मॉरल ग्राउंड। दूसरा, चाइना जो है और सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। भाई हमारी मर्जी है, हम बाजार है, खुला बाजार है, बाजार है, तो हमको जहाँ ये बैगन सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे, सस्ता और अच्छा मिलेगा वहां से। नो डाउट तो बाजार का रूल है, बाजार का नियम है, बिल्कुल ठीक। तो इस समय जो भारत की मुझे लगता है कि कूटनीति सही दिशा में है सर। तो मतलब टोटल आप क्या देख रहे हैं अगले 6 महीने में, साल भर में क्या रूप लेने जा रहा है, क्या रूप लेने दुनिया? अगर इन केस अगस्त के लास्ट में मोदी जी चीन जा रहे हैं शंघाई सम्मेलन में बात करने, वहाँ पे उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति से होनी है, और उसमें कोई बात बन ही गई, बात बनेगी, जरूर बनेगी गर्ग साहब। तभी क्यों बनेगी? क्योंकि चीन के ही तो जो डिफेंस करने वाले जो अस्त्र शस्त्र थे उन्हीं को तो तबाह किया है। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, उसकी तो बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हुई है। नंबर 2, चीन में शी जिनपिंग एक लंबे समय से वहाँ शासक हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी अंदरूनी असंतोष बड़ा भारी है जो बाहर नहीं आ पाता, साम्यवादी देश होने के नाते। जी। तो उन सब चीजों से, और उसको भी समझ में आ गया कि जब हमारे हथियार फेल हो गए और भारत ताबड़तोड़ 40 मंजिला वो रॉकेट बनाने की तैयारी कर रहा है और वो सुदर्शन चक्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो भारत से लड़ तो अब हम भी नहीं पाएंगे। वो तो जमाना गया कि जो नेहरू जी के जमाने में जो है वो एयरफोर्स खड़ी इंतजार करती रह गई कि हमको आदेश मिल जाए, हम जाकर के उड़ा ही नहीं दिया। तो बोले चीन को भी ये अच्छे से समझ में आ गया कि भारत से लड़ने में भारत को नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि चीन को भी ऑपरेशन सिंदूर के जो अपने पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे हुए। वर्ल्ड ऑर्डर के भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूरे किए। पड़ोसी चीन को समझ में आ गया, पड़ोसी चीन को ये समझ में आ गया कि अभी तक तो पाकिस्तान को सीपीईसी जो वो बना रहा है, वो पाकिस्तान की में बना रहा है, लेकिन उसके चीनी इंजीनियरों की हत्या करने लगे वो लोग बलूचिस्तानी वाले। $65 बिलियन 10 साल से फंसा है। एक पैसे वो रिटर्न नहीं है उनको, एक पैसे का रिटर्न नहीं है। और दूसरे अमेरिका को बुला करके तुम कह रहे हो कि आ जाओ हमारे यहाँ से तेल ले लो और हमारे यहाँ से ये ले लो, और चीन को कुछ कह नहीं रहे हो, और तुम हमारे कर्जदार हो भयंकर। जी, तो चीन की मजबूरी है
चीन की मजबूरी है। चीन का असली गुरु तो साम्यवादी है रूस। तो रूस का भी तो एक चीन पर दबाव है कि कहाँ जा रहे हो, और रूस भारत का स्वाभाविक मित्र है, आज से नहीं, बहुत लंबे से। तो मतलब ये है कि हम ये भारत के लिए सुनहरा भविष्य मैं देखता हूँ। हम ये देख सकते हैं कि अगले 6 महीने साल भर में एक नई मैत्री रेखा एशिया में क्रिएट हो रही है जी, जो रूस से चलकर चीन होते हुए भारत तक आएगी। यूं समझ लीजिए कि एशियन कॉन्टिनेंट के लीडर ये तीनों मिलकर रहेंगे, तीनों मिलकर पूरे तो एशियन इसका प्रभाव बांग्लादेश में भी पड़ेगा, सब पर पड़ेगा, जो बहुत बड़ी बदमाशी किया करता था, सब पर पड़ेगा, सब पर पड़ेगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और एक जो है वो दूसरा कॉन्टिनेंट है अमेरिका वाला, है ना। वो अमेरिका भी परेशान क्यों है? क्योंकि वो जो साउथ अमेरिकन हैं उसको मोदी जी ने खड़ा किया है, उसको लूला को। तो अब सवाल ये है कि मोदी जी ने, अगर आपको गर्ग साहब याद होगा कि आने वाली सदी एशिया की है, तो मुझे तो लगता है सर कि अगर अगस्त में ये चेंज आया, भारत और चीन के बीच शत्रुता की जगह मित्रता बनी और स्थायी मित्रता के आसार दिखे, तो कुछ ही दिनों में अमेरिका विश्व की राजनीति में साइडलाइन हो जाएगा। विश्व की जो जियोपॉलिटिकल मैप है वो, और प्लस जो ट्रेड मैप है उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के ये 3 बड़े देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब एक अलग ब्लॉक बनेगा, और यूरोप को भी हाथ जोड़ के आना पड़ेगा हमारे सामने। मुझे नहीं लगता जी कि भारत अमेरिका को या यूरोप को साइडलाइन करना चाहेगा। चाहेगा नहीं, लेकिन अपने आप को उसकी जो पॉलिसी है केवल हिस्सा देगा। अच्छा, कि हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे अब नहीं, लेकिन जब ये नहीं कि तुम जो हमसे करवाना चाहो व्यापार में वो अमेरिका चीन से व्यापार, रूस से व्यापार नहीं करेगा, चीन से व्यापार नहीं करेगा, भारत से व्यापार नहीं करेगा, माल बेचे कहाँ? ब्राजील, अब वो तो यही कह रहा ना, ट्रम्प तो यही दिन रात ही बोल रहा है। उसके जो बंदरगाह हैं वहां पर मतलब लाखों लीटर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सड़ गए। ओके, कहाँ बेचे? तो मजबूरी में उसको हमारी शरण में आना पड़ेगा। मजबूरी ये है कि अगर तुम व्यापारी हो जी तो ढंग से व्यापार करो भाई, ढंग से व्यापार करो। इसी नोट के साथ हम आज की बात को खत्म करते हैं जी, और शुभकामना करते हैं कि मोदी जी चीन में सफल हों। जरूर होंगे, हाँ, लेकिन सतर्कता के साथ। सतर्कता बहुत जरूरी, क्योंकि चीन जो है वो एक वो नहीं है ड्रैगन, वो ड्रैगन जो है वो, और अपने पास में हाथी है, आस्तीन का साथ हाथी तो जो है अपने मुंह में जब चलता है तो सबको कुचलता चला जाता है, लेकिन उसको मालूम है कि उसकी गति जो है वो एक रेखी है, या दाएं बाएं भी घूमेगा तो जरा सोच समझ के घूमेगा। ड्रैगन जो है वो बहुत चतुर और चालाक है ना। इस चीज को सतर्कता के साथ में भारत को चीन के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करते हुए, लगातार रिजॉल्व करते हुए। सर मुझे तो 11 साल 12 साल से मोदी जी को जो देखा मैंने, मुझे लग रहा है कि मोदी जी के पूरी पॉलिसी में सतर्कता और विजन, भविष्य का विजन, दोनों एक साथ पिन रहते हैं। बिल्कुल, जब भी एक कदम बढ़ाते हैं तो सतर्क रहते हैं कि कोई नुकसान न होने पाए और आगे भारत को लाभ हो। देखिए गर्ग साहब, भारत को लाभ की जहां तक बात हुई, चीन से दोस्ती जो अभी हुई है जी, आप देख रहे हैं गांव देहात में आजकल बहुत नाराज है किसान, उसको खाद नहीं मिल रही है। और खाद का सबसे बड़ा भारत को सप्लायर चीन ही था। इसने खाद की सप्लाई रोक दी थी। अब सबसे ये जो अभी परसों ही जो ये समझौता हुआ है, वांगी जो उनके विदेश मंत्री से बातचीत हुई है, अब उसने कहा कि हम खाद की सप्लाई शुरू कर रहे हैं। भारत को फायदा होगा, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये मोदी जी बहुत बड़ा फायदा। मैंने जैसे शुरू में रेयर अर्थ मिल जाएगा, रेयर अर्थ मटेरियल मिल जाएगा, जो हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत जरूरी है, बेसिक पार्ट है। जो मेडिसिन जो बनती हैं, दवाएं बनती हैं, जिनको हम जेनेरिक दवाएं कहते हैं, उन दवाओं का जो बेस मटेरियल है वो चीन से आता है, वो आना शुरू हो जाएगा। मतलब परस्पर दोनों के लिए हितकारी होगा। आप जो माल बनाते हो उसको फिर हम झालर खरीदना शुरू कर देंगे भैया, हम आपका विरोध बंद कर देंगे। हाँ, ये भी कहेंगे जनता से, देखिए मोदी जी बहुत होशियार है, कोई सतर्कता वाली बात, वो मोदी जी इसके सबके साथ, चीन से दोस्ती के साथ, चीन से व्यापार सामान्य करने के साथ साथ ये भी अपने व्यापारियों को कह रहे हैं कि अपनी दुकान पे लिखो यहाँ स्वदेशी माल बिकता है। माने जो आंदोलन गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर शुरू किया था, तो ये भाव मोदी जी भारत